जिन औरतों के पेट में पथरी होती, मेरी माँ तेल का 3 कतरा नाभि में डालकर कमरा में बंद कर देती और फिर सारी रात कमरे में किसी को जाने ना देती। और अगली सुबह वह औरतें बहुत खुश होकर जाती क्योंकि उनकी पथरी बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाती थी। यूं मम्मी घर बैठे हजारों कमा रही थी। एक दिन मेरे पेट में दर्द उठा तो मम्मी से छुपकर 3 कतरे अपनी नाभि में डालकर कमरा बंद करके मैं लेट गई थी। 15 मिनट बाद मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब वहां मेरी मम्मी हर जगह मशहूर हो गई थी। लोग कहते थे कि मेरी मम्मी के हाथों में जादू है। मम्मी उन औरतों का इलाज किया करती थी जिसके पेट में पथरी होती। वो माँ के पास आ जाती थी। मम्मी ने अपना एक खास तेल बना रखा था। इस तेल के 3 कतरे मरीजों की नाभि में डालती और अपने बेड पर लिटाकर बाहर से कमरा बंद कर देती। सुबह होती तो मरीज अच्छी भली हो जाती और मम्मी को खूब दुआएं देती और मुट्ठी भर रकम भी दे जाती। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। वो कमाए गए सारे पैसे मेरी हथेली पर रख देती थी और कहती थी कि तू इन सब चीजों की मालकिन है। मेरा मांग बढ़ जाता था। आज भी मम्मी के पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आई थी और साथ में लड़की की माँ भी थी। रो रोकर अपनी हालत के बारे में बता रही थी कि वह हसीन सी लड़की कम से कम मेरी उम्र की होगी। मैं इस लड़की को देखकर बोली, आपको जरूर नजर लगी है। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। मम्मी ने इस लड़की को रात का टाइम दे दिया और कहा कि भगवान ने चाहा तो सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस लड़की की माँ मम्मी को दुआएं देती चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई, मम्मी के पास अभी तक कम उम्र और जवान लड़कियां ही इलाज के लिए क्यों आती हैं। मैं मम्मी से बोली, मम्मी गुर्दे में पथरी ये सिर्फ जवान लड़कियों को ही क्यों होती है। मैंने कभी किसी बड़ी उम्र की औरत को आपके पास इलाज करवाने के लिए आते नहीं देखा। मम्मी मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गई। वो बोली, अंकिता, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जबान बहुत तेज होती जा रही है। मैं हंसी और बोली, मैं आपका खास तेल अपनी जबान पर लगाती हूँ। मम्मी पानी पी रही थी। उन्होंने गुस्से में वह गिलास दीवार पर दे मारा था। गिलास कई टुकड़े हो गए थे जबकि मैं अंदर से डर गई थी। मैं जल्दी उठी और अपने कमरे में चली गई थी। मैं चुप कर बैठी थी। न जाने आज उन्हें क्या हो गया था और मैं रोती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आ गई और मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी थी और बोली, अंकिता, अंकिता, मेरे काम के बारे में बात न किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने रोते हुए मम्मी से वादा कर लिया था कि मैं कभी आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मैं मम्मी के डर से तो यह तय कर लिया था मैं उनके इस काम में कभी नहीं बोलूंगी, मगर उन्होंने मुझे चौंका दिया था। इंसान की आदत होती है, इसे जिस चीज से मना किया जाए वो उसी तरफ चला जाता है। मैंने भी दिल ही दिल में ठान लिया था मम्मी के इलाज का तरीका जान कर रहूंगी। हो सकता है कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकें। रात हुई तो वह प्यारी सी लड़की आई और कमरे में चली गई और फिर 15 मिनट बाद मम्मी बाहर आ गई। मम्मी ने दरवाजा को बाहर से ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखकर सोने के लिए लेट गई थी। वह सारा दिन की थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो जाया करती थी। थोड़ी देर बाद ही कमरा में मम्मी के खर्राटे गूंजने लगे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मम्मी की चाबी उठा लूं और लड़की के पास जाकर बैठ जाऊं। वह थी भी तो कम उम्र का, क्या पता उसको डर लग रहा हो। मैं चुपके से उठी और मम्मी के तकिए के नीचे से वह चाबी उठा ली और मैं बड़ी खुश थी। फिर दबे कदमों जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मेरा रुख मम्मी के क्लिनिक की तरफ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी सो रही थी। मैं आराम से आगे बढ़ी और जैसे ही मैं आगे बढ़ी उसी वक्त मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा था। पीछे मुड़ देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरा नाम अंकिता है। मैं 7 बरस की थी जब पापा मर गए थे। पापा के देहांत के बाद यूं लगा जैसे किसी ने हमारे सर से छत छीन ली हो। अब आए दिन मालिक बलवंत हमारे घर आकर बैठा रहता था। वो अपने किराए का तकाजा करता तो मम्मी हाथ जोड़कर मोहलत मांग लेती थी। ओ मालिक, माँ से बोला, हर वक्त रोती है। कभी अपनी सूरत देखी है आईने में? तुम कितनी हसीन हो, लगता नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। तुम रोना धोना छोड़ो, मुझसे शादी कर लो। यह मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें बड़ा खुश रखूंगा। मैं किचन के दरवाजे की ओर से यह सब देख रही थी। मैं कपकपाने लगी थी। आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मेरी मम्मी गंदे अंकल के साथ शादी कर लेगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं किधर जाऊंगी? मैं हर वक्त रोती रहती थी और पापा को पुकारती जा रही थी। तभी मम्मी ने मकान मालिक के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा था कि वह चारपाई पर बैठकर ढह सा गया था। मैं बहुत दूर खड़ी थी मगर फिर भी मेरे कानों में
साए साए होने लगी थी। मम्मी ने उसका गिरबान पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। अगले ही दिन हमने वो घर छोड़ दिया और एक नए इलाके में आ बसे थे। यहाँ आते ही मम्मी के हाथ जादुई तेल कहाँ से लग गया था कि हमारी तो काया ही पलट गई थी। मम्मी ने खुद अपना मकान खरीद लिया। हमारे तो दिन ही फिर गए। मम्मी को लोग काफी जानने लगे थे और मम्मी दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। लेकिन आज तक मेरे कानों में मम्मी का वो थप्पड़ अक्सर याद आता था जो उन्होंने मकान मालिक को मारा था। तब मम्मी जवान थी, हाथों में ताकत थी, लेकिन आज भी पहले जैसा ही दम था और इसका अंदाजा मुझे आज हुआ था। मैं ताले में चाबी लगाने लगी और मुझे पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा था। पीछे मुड़कर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वहां तो मेरी मम्मी खड़ी थी और वो मुझे अपनी गुस्से में घूर रही थी। मम्मी ने मेरे गाल पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा था कि मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ सुने बगैर कमरे में चली गई थी। आज दिल बड़ी बुरी तरह से टूटा हुआ था। मम्मी को ये सब नहीं करना चाहिए था। उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ मम्मी को दिल में यह कहती जा रही थी कि आपने यह सब अच्छा नहीं किया। मेरे दिमाग में ख्याल आया था, हो सकता है माँ का कोई बहुत बड़ा राज इस कमरे में छुपा हुआ हो। वो शायद डरती हैं कि कहीं मुझे हकीकत ना मालूम हो जाए। मैंने सोच लिया था कि मम्मी का राज जानकर रहूंगी और मम्मी के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहूंगी ताकि उन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो। सुबह हुई तो वह कमरे में आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर रोती रही हो। वो मेरे सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी थी और बोली, मेरी बेटी, अपनी मम्मी को माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मगर तुम नहीं जानती कि इलाज करने वालों की कुछ उसूल होते हैं और सबसे बढ़कर उसूल यह होता है कि मरीज को प्राइवेसी दी जाए। मैं भी यही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी हिम्मत बनने के बजाय मुझे तंग करने लगी हो। अगर तुम ये सब करती रही तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के इलाज से हाथ खींच लूंगी। उन सब का गुनाह फिर तुम्हें ही मिलेगा। फिर यह भी याद रखना कि हमें एक बार फिर से गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा। हर चीज के लिए तरसना पड़ेगा। मंजूर है? मैंने नाम में सर हिला दिया। मैं बोली, मम्मी, आज के बाद आपको मेरी तरफ से किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी, इसलिए आप अपना काम जारी रखें। मम्मी खुश हो गई थी तो मैंने भी सोच लिया था कि जो जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। माँ को तंग करना मुनासिब नहीं है। फिर मम्मी की यही बात सही थी कि इलाज की जगह पर प्राइवेसी जरूरी होती है। मैंने अपने दिलो दिमाग से शक खत्म कर दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे अपनी माँ के वजूद से नफरत हो जाएगी। एक हफ्ता आराम से गुजर गया था। मैंने मम्मी को तंग नहीं किया। मम्मी खुश थी, मगर मैं परेशान थी। हसीन हसीन चेहरे वाली लड़कियां मम्मी से इलाज करवाने आती थी तो दिल में शक सा बैठ गया था कि पथरी सिर्फ जवान लड़कियों को ही होती है। मेरे पेट में हल्की सी दर्द होती तो यही डर लगता कहीं पथरी तो नहीं बन गई, और यही सोचकर रोती रहती और भगवान से माफी मांगती थी। मगर यह दर्द मेरी जान से चिपक गया था। आज भी मेरे पेट में दर्द उठी थी। मैं मम्मी का इंतजार कर करके थक गई थी। वह पड़ोस का कहकर निकली थी, मगर वह लौट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं डर से बेबस हो गई थी। मैं चाहती थी कि मम्मी जल्दी से वापस आ जाएं और मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, और मैं अब दर्द से मजबूर हो गई थी। मुझे लगा कि क्या पता मेरे पेट में भी पथरी बन गई हो। मैं जल्दी से उठकर मम्मी के खास कमरे में चली गई, जहां वह औरतों की पथरी का खास इलाज किया करती थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा और कमरा बंद करके 3 कतरे अपने नाभि में डाल लिए और आराम से कोने में लेट गई थी। अभी 10-15 मिनट भी नहीं गुजरे, दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी थी और मम्मी का थप्पड़ याद आने लग गया। मैं डर कर सहम गई थी। मैंने खुद को वहीं कोने में खिसका लिया था। मम्मी कमरे में आई। मम्मी के पीछे भी किसी के कदमों की छाप सुनाई दी थी। माँ बोली, तुम्हें मालूम नहीं है, लड़की तुम्हें यहाँ से ही मिल जाएगी। तुम बस रात 10 बजे तक कमरे में पहुंच जाना। मैं डर गई थी कि मेरी माँ ये क्या कर रही थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी। मेरी माँ इलाज के बहाने से लड़कियों को बेचती थी। मेरे सामने वो सभी प्यारे प्यारे से चेहरा घूम रहे थे। क्या वो सारी लड़कियां मेरी माँ की शिकार हो चुकी थी? मुझे डर लगने लग गया। अब ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। दूसरों पर जो हाल उछालते हैं उनका भी मुकद्दर ठहरती है। माँ यह सब बातें कहकर निकल गई थी। कमरा में अंधेरा था, इसलिए शायद मुझे ना देख पाई थी। वो बाहर निकल गई तो मैं भी चोरी छुपे उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई थी। रात को मम्मी मेरे पास आई और बोली, क्या बात है अंकिता, आज तुम बाहर नहीं आई?
मुझे मम्मी के वजूद से नफरत हो रही थी। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी तड़प गई और बोली, क्या हुआ तुम्हें, डॉक्टर के पास ले चलूं? तो मैंने नहीं में सर हिला दिया और चादर ओढ़कर लेट गई थी। और पूरी रात मैंने कांटों पर बसर की थी। मैं इस फैसले पर पहुंच गई थी कि चलो जो कुछ हो गया इसे तो नहीं बदल सकती, क्यों ना आगे गलत न होने दूं। पर यह समझ में न आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दोपहर में एक लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ आई और बोली कि मेरे पेट में पथरी है, इलाज करवाना है। मम्मी उनके लिए चाय बनाने चली गई तो मैं उस लड़की के पास आकर बैठ गई और बोली, मेरी माँ के पास इलाज करवाने मत आना, वह फ्रॉड करती हैं। इस लड़की के चेहरे पर खौफ फैल गया था, मगर वो लड़की तय किए वक्त पर नहीं पहुंची थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरी वजह से किसी की इज्जत बच गई। मैं लेटी हुई थी, मुझे बाहर से मम्मी के किसी मर्द से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वह मम्मी से पैसे वापस मांग रहा था, मगर मम्मी जिद पर आ गई थी कि वो लड़की नहीं आई तो उनका कोई कसूर नहीं है। वह मर्द काफी गुस्से में था। आखिर मेरी मम्मी ने हार मान ली और उस आदमी के पैसे वापस लौटा दिए थे। मगर मम्मी जब कमरे में आई और मैं बोली, मम्मी ये आदमी कौन था, वो आपसे झगड़ा क्यों कर रहा था? मम्मी बहुत डरी सहमी सी लगी थी। वो बोली, कुछ नहीं हुआ, तुम चुप करके लेट जाओ। मैं उनकी बात मान ली थी। मुझे लगा कि आज शायद ही यह सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ सुधर जाएगा। मगर यह मेरी सिर्फ ख्याल ही थी। मम्मी सुधरने वाली नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं मम्मी से साफ साफ अल्फाज में बात करूंगी, उनसे कह दूंगी कि आपकी असलियत जानती हूँ, अब यह सब कुछ नहीं चलेगा। रात हुई एक लड़की इलाज के लिए मम्मी के पास आई। मैं कमरे से छुपकर इसे देख रही थी। वह दुल्हन की तरह सजी संवरी थी। आज मौका था कि मम्मी के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और उनके काम की हकीकत मालूम कर लूं। मैं जल्दी से बाहर निकली। मम्मी मुझे देखकर हक्का बक्का हो गई थी। वो अपने गुनाह पर गुस्से की चादर डालने की कोशिश कर रही थी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, दफा हो जाओ कमरे में। मैंने मम्मी की बातों का कोई असर नहीं लिया और बोलने लगी, अभी दुल्हन कौन है? ये तो वो लड़की है ना जो आपसे इलाज करवाने आने वाली थी। फिर इसे क्या सूझी कि यह दुल्हन बनकर आ गई। अब मम्मी जवाब की तलाश में इधर उधर देखने लगी थी। फिर बोली, अंकिता, जो लड़की दुल्हन का रूप धरकर आती है वह जल्दी से ठीक हो जाती है। मैं ही इसे कहा था कि ऐसा कपड़ा पहन कर आना। मैं बोली, मम्मी मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी झूठ पर ही है। मुझे आपकी एक एक बात पर शक हो रहा है। न जाने कि पापा के मरने के बाद आपने मेरी परवरिश किस तरह की होगी, कहाँ से मुझे पढ़ाया लिखाया होगा। मम्मी आप जानती हैं, कुछ रोज पहले मेरे पेट में दर्द हुआ, जैसे मेरे पेट में भी पथरी बन गई है। मैं दर्द से तड़प रही थी। 2 घंटे आपका इंतजार करती रही, मगर आप घर वापस ना लौटी। दर्द बहुत बढ़ गया। मैं आपकी क्लिनिक में चली गई थी और आपका खास तेल उठाकर 3 कतरा नाभि में डाल दिए और एक किनारे जगह पर लेट गई, कहीं आप मुझे ना देख लें, क्योंकि मुझे वो थप्पड़ याद था जो आपने मुझे मारा था। आपको पता है फिर क्या हुआ? आप कमरे में आ गई थी। आपने उससे 10,000 मांगे थे और कहा था कि लड़की मिल जाएगी। मम्मी आप पैसे के लालच में इस कदर गिर गई हैं। मैंने तो कभी सोचा भी ना था आप मुझे रूखी सूखी खिला देती, मगर हराम तो न खिलाती। मम्मी आपकी खुद एक जवान बेटी मौजूद है, आपने दूसरी बच्चियों की इज्जत खराब करने का कैसे सोच लिया? मम्मी मुझे आप अच्छी नहीं लगती हैं। जी चाहता है ये घर और आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊं। उस दिन हमारे घर जो लड़की आई थी इलाज के लिए, कह दिया था कि मेरी माँ फ्रॉड है, यहाँ हरगिज न आना। उस रात को आपका एक आदमी से झगड़ा हो रहा था। मेरे शक पर आपने यकीन की मुहर लगा दी थी। मम्मी मुझे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। आपके असलियत से वाकिफ होकर हम दोनों एक घर में एक ही छत के नीचे कैसे रहेंगे? मम्मी रोने लगी थी। रोती रोती जमीन पर बैठती चली गई थी। मम्मी ने मुझे जो बात बताई इसके बारे में तो मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। मम्मी बोली, अंकिता तू अपनी कह चुकी है, क्या मेरी तरफ की कहानी भी सुनेगी? तू 7 बरस की थी जब तुम्हारे पापा चल बसे थे। मैं जवान थी, मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, मगर मैं तेरा सोचकर रुक जाती थी। मगर मुझे लगता था कि सौतेला बाप तुझे मान नहीं दे पाएगा। जब इसकी खुद की औलाद हो जाएगी तो हो सकता है
तेरी ज़रूरियात से भी हाथ खींच ले, फिर मैं क्या करती? मैं तुझे सिसक-सिसक कर नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने पूरी ज़िंदगी तन्हाई में काटी थी और तेरा पेट भी भरती थी और खुद भी भूखी रहती थी। एक दिन मुझे एक औरत ने बताया कि वो शादीशुदा जोड़े जिन्होंने खानदान वालों से छुपकर शादी की होती है, वो होटल का भरी-भारी किराया भरकर साथ रहते हैं। मेरे दिमाग में ख़्याल आया था, उसी के तहत मैं अगले दिन कोर्ट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। इस दिन एक ही जोड़े की शादी हुई थी। वो मियाँ बीवी अकेले ही थे। मैं जान गई थी कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बोली, तुम लोग अब कहाँ ठहरोगे? इस लड़की ने बताया कि वो होटल में जाएंगे। मैंने कहा, क्यों? मेरे घर के कमरे में ठहर सकते हो। होटल से कम कीमत, मेरे घर में ज्यादा प्राइवेसी था। जो मेरे घर में रुके थे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये काम चल निकला था। कोर्ट में शादी करने वालों को सब मेरे घर का ही मशवरा दे देते थे। अक्सर लड़कियां कॉलेज में ही अपनी पसंद से शादी कर लेती थी, इसलिए वो पेट में पथरी का बहाना बनाकर अपनी माँ के साथ आकर मुझे अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखा जाती थी। मैं अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उन मियाँ बीवी को अपने घर में जगह दिया करती थी। इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही थी। तुमने जो आज बातें की है, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। अब मुझे एहसास हो रहा है कि लोग सच ही कहते हैं कि औलाद किसी की नहीं बनती। अगर मैं शादी कर लेती तो आज घर वाली होती, तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। तुमने मुझे क्या दिया? तुमने तो आज शब्दों के थप्पड़ मारे हैं। माँ की बातें सुनकर मैं कांप गई थी। वाकई में कितनी बुरी थी। अपनी फरिश्ते जैसी माँ पर शक किया, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और मम्मी के कदमों में बैठ गई थी। मैंने कहा, मम्मी, जहाँ तूने मुझ पर इतने एहसान किए, आज एक और कर दे। इस नाफरमान औलाद को माफ़ कर दे। अगर तू मुझे माफ़ न कर पाई तो मैंने भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। न जाने मम्मी का दिल कैसे पिघल गया। उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया। यह इशारा था, मम्मी माफ़ कर चुकी है, मगर सच तो यह है कि खुद को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रही थी। मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रही थी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।